नमस्कार। हमारे साथ है 68वीं बीपीएससी की टॉपर प्रियांगी मैम। फर्स्ट रैंक मैम ने हासिल किया, आपको पता है, और आपने पूरी जर्नी इसकी देख ली होगी हर न्यूज चैनल पर। आज के इस सेशन में हम जर्नी पर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी पर जरूर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यूनिक किया इन्होंने कि फर्स्ट रैंकर आई है। और बात करेंगे उस स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। हम पुराने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत कम बात करने वाले हैं, एकदम से जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसके लिए हम बात करेंगे। तो चलिए मैम से बातें करते हैं, उन तमाम चीज़ों को जानते हैं, बीपीएससी की तैयारी को शुरू करने से लेकर, यानी कि शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने की पूरी रणनीति को। मैम आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की फाइनली आपका सिलेक्शन। जी, धन्यवाद। फर्स्ट रैंक हासिल किया, कहीं ना कहीं आप बिहार के और दूसरे स्टेट के और यूपीएससी बीपीएससी वाले बहुत सारे कैंडिडेट के लिए आज आप एक रोल मॉडल हैं। कहीं ना कहीं आपने जब शुरुआत करी होगी उस टाइम आपके सामने दो प्रश्न होगा कि हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग की तरफ जाएं। आपने क्या चुना था? एक्चुअली ये जो डिलेमा होता है सेल्फ स्टडी या कोचिंग, ये शुरू में बहुत जब मैं 9th-10th में थी तब मैंने सोचा था कि सिविल सेवा की तैयारी करनी है। तो फिर जब मैं 11th-12th में थी मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया, तो मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी लंबा वक्त है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैंने सोचा कि खुद से करके देखते हैं। तो मैंने किया, मेरी 2022 में ग्रेजुएशन हुई और लकीली मैंने अगले साल ही क्लियर कर लिया। तो मैंने सेल्फ ही स्टडी किया और मैं यहाँ तक आ पाई। तो अ, मुझे कभी ये नहीं लगा कि कोचिंग जॉइन कर लेना चाहिए था। मे बी अगर 1-2 बार में नहीं होता तो वो सेकंड थॉट मन में आते हैं कि शायद मैंने जॉइन नहीं किया तो नहीं आया। लेकिन शायद मेरी स्ट्रैटेजी सही रही थी, मेरा अप्रोच सही रहा था, तो मैंने पहले प्रयास में ही पहला रैंक पा लिया। मैम आपका क्या मीडियम था और ये अटेम्प्ट कौन सा था? जी, मेरा इंग्लिश मीडियम था और ये मेरा पहला प्रयास था। आप एकदम से बीपीएससी के लिए ही शुरू से तैयारी कर रही थी या फिर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हाँ, थी? जैसे देखिए ग्रेजुएशन तक तो आपका जो फाउंडेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमैनिटीज़ था मेरा, तो मेरा जो फाउंडेशन है वो 11th से ही बनना शुरू हो गया था, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो। तो ऐसा नहीं था कि मैं यूपीएससी के लिए सिलेबस पढ़ रही हूँ दिन-रात, नहीं। मैं जो मेरे क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज़ पसंद है, तो मैंने कोशिश किया जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है, मैं उसको डेवलप करूँ, मैं अपना इंटेलेक्ट डेवलप करूँ, मेरे आइडियाज़ जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल हो। तो धीरे-धीरे जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं इस परीक्षा में बैठने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो मेरा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच था इस एग्ज़ाम को लेके। अच्छा, तो मैम सबसे पहले आज आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम से फ्रेशर है, जी, जो 17वीं की तैयारी कर रहे हैं, जी, थोड़ी बहुत उनकी तैयारी हो सकती है, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन में हैं आपकी तरह फाउंडेशन वो कर रहे हैं और बहुत आने वाले पर 71वीं 72वीं के लिए वो एग्जाम देने जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेशर है। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सोच रहे होंगे सिविल सर्विसेज जी, के बारे में। मैं उसकी पर्सपेक्टिव से, बीपीएससी आपने टॉप कर लिया, मैं बीपीएससी के रिगार्डिंग अभी जी, आपसे बात करूंगा कि शुरुआत कहाँ से करें? जी। जैसे कि आपने बोला जो लोग सोच रहे हैं कि उनको करना है या जस्ट बिगिन किया है, तो मैं बोलूँगी कि पहले पहले तो शांत ये स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है वो मैं पहले नहीं कहूँगी। पहले मैं कहूँगी कि पहले तुम सोचो कि क्या तुम सिविल सेवा के लिए राइट पर्सन हो। क्योंकि एग्ज़ाम ठीक है क्लियर कर लेंगे, लेकिन जो सर्विस में जो रिक्वायरमेंट होती है, द काइंड ऑफ प्रेशर, जो स्ट्रेस और जो प्रेशर में आपको काम करना होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मनी है वो सिविल सेवा में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मनी अगर आपके लिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, तो सिविल सेवा शायद आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। तो सिविल सेवा में अगर निस्वार्थ भाव से आप आना चाहते हो, और ये भी समझो कि सिविल सेवा की जर्नी ऐसी होती है कि जब आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल अकेले होते हो। लोग आप पे हँसेंगे, आपका मज़ाक उड़ाएँगे। तो अगर आप में इतना इतना धैर्य है, इतनी आप में हिम्मत है कि वो ताने सुन के भी आप चलते रहो, तभी आप करो, क्योंकि काफ़ी हिम्मत लगती है। आपको मानसिक तौर पे काफ़ी मजबूत होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं मैम अब मैं जानना चाहूँगा आपसे, बुक लिस्ट क्या थी आपकी? हाँ, बुक लिस्ट जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं मैंने वही पढ़ा ऑब्वियसली, लेकिन जैसे अच्छा, आपने मैं एनसीईआरटी बताती फॉलो हूँ। किया था? जी, मैं सब्जेक्ट वाइज़ आपको बता देती हूँ। जैसे कि हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न इंडिया है वो ओल्ड जो एनसीईआरटी है, 11-12 में जो मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी आती है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपको लगता है कि स्पेक्ट्रम काफ़ी वॉल्यूमिनस है, काफ़ी फैक्ट्स है, काफ़ी मेहनत लग रही है, तो स्पेक्ट्रम आप अवॉइड कर सकते हो, आप उसको पढ़ लो। और जैसे कि बीपीएससी में जो जीएस 1 है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, जैसे कि संथाल रिबेलियन, देन मुंडा रिबेलियन, उसके अलावा जो क्विट रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे एक क्या करो कि जैसे इग्नू होता है, इग्नू की जो स्टडी मटेरियल होती है बैचलर्स और मास्टर्स लेवल की, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो हाँ जी, तो क्विट जैसे कि आप सर्च कर लो क्विट रेवोल्यूशन साइड में इग्नू पीडीएफ, आपको बैचलर से लेवल का मिल जाएगा। आपको लगता है कि आपको और अच्छा उस टॉपिक बहुत में। बारीकियों से दिया हुआ है।
हाँ, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसे चंपारण सत्याग्रह, तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है इसी टॉपिक के अराउंड डिफरेंट डायमेंशन से वो डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लो, मास्टर्स लेवल तक भी बना लो, इग्नू के पीडीएफ से, ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसमें, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बाकी जो टॉपिक्स नहीं मेंशन्ड है, जैसे कि जो कॉमन है लेकिन आपको पता होने चाहिए, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो उससे आप कर लो। और एंशियंट इंडिया की भी एनसीईआरटी आती है आर.एस. शर्मा की ओल्ड वाली, वो भी कर लो, एक बार पढ़ लो क्योंकि काफी काम आता है वो। मिडिवल इंडिया का मैं, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि वो आउटपुट रेशियो काफी कम होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो 7th क्लास की जो मिडिवल इंडिया की एनसीईआरटी उतनी पढ़ लो, मतलब एक बेसिक आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए रूलर्स की, और जो बेसिक जो जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत प्रोमिनेंट है, उनकी जो पॉलिसीज थी मंगोल्स को लेके, या फिर तुगलक की जो जितनी पॉलिसीज थी, रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उन्होंने लिए, तो बेसिक आइडिया वो एनसीईआरटी 7 से मिल जाएगी आपको। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे आते हैं, 9, 10, 11, 12 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हाँ बहुत फैक्ट बेस्ड है, कुछ लोगों को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जैसे एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बुक्स आते हैं, मैंने तो किसी की हेल्प नहीं ली तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर आपको मिल रही है कोई स्टैंडर्ड बुक जो ज्योग्राफी को एक्सप्लेन कर रही है तो उसको ले लो, लेकिन जो एनसीईआरटी का कंटेंट है उसी पे स्टिक रहो। और पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत सब सजेस्ट करते वो तो है ही, और जैसे कि पॉलिटी का और जैसे बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एरिया होता है, क्योंकि जैसे कि बिहार का पॉलिटिकल कल्चर, तो इसके लिए आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, बाकी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोई स्टेटिक बुक मैंने तो फॉलो नहीं करा था। जैसे कि बिहार का पॉलिटिकल कल्चर पे हमारे 68th में एक क्वेश्चन आया था, तो बिहार का मैंने कुछ ऐसे किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक जब आप एग्जाम, कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी होती लेकिन आपको सोचना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे बिहार में क्या क्या बदलाव आया, पॉलिटिकल कल्चर, ऑब्वियसली अब लोग कास्ट से डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इनफैक्ट जो वोटर टर्नआउट है वो भी बढ़ा है। तो ये सब चीजें आपको बैठ के सोचनी पड़ती है, तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे GS2, उसके लिए जो टॉपिक्स होते हैं, मैं कहूंगी कि जैसे गवर्नमेंट की जो योजना मैगजीन आती है, या जो गवर्नमेंट जैसे संसद टीवी हो गया, उस पर काफी सारे प्रोग्राम्स आते हैं 30 मिनट के, कॉम्प्रिहेंसिवली वो टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो अगर आप उनको प्राइमरी सोर्स रखोगे, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई तो गवर्नमेंट एक अपना एक वो उसका इंफॉर्मेशन का पेज आता है, उस पर उस स्कीम के बारे में सब मेंशन होता है। तो अगर आप प्राइमरी गवर्नमेंट की प्राइमरी सोर्स पे फोकस करोगे तो अवॉइड करो कि ऑलरेडी किसी ने लिखा हो, एक्सप्लेन किया हो, बहुत बदल जाता है और कॉम्प्लेक्स कर देते। तो प्राइमरी सोर्स पे ध्यान दो। और जैसे कि बिहार का जो डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके लिए बिहार की इकोनॉमिक सर्वे बहुत वॉल्यूमिनस होती है, 200-300 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन एक बार मैं कहूंगी कि प्लीज जस्ट गो थ्रू इट वंस। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे नोट डाउन करो, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो, ये सब जो टर्म है आप याद करके अगर कॉपी में मेंशन कर लोगे और डेटा याद है तो फिर आपकी मार्किंग काफी अच्छी हो जाएगी। तो यही सारी चीजें मैंने करी थी। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को कोचिंग की तरफ जानी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी ही इसके लिए एकमात्र सबसे बढ़िया उपाय है? मैंने पहले क्या बोला, मैंने पहले बोला कि सेल्फ अवेयरनेस, जैसे कि डेस्टिनेशन तो सबका सेम है लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं। तो आपको कोचिंग की ज़रूरत होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं जानती, वो आप बेहतर जानते हो। तो हो सकता है कि अगर आपको कोचिंग की हेल्प मिले तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, हो सकता है कुछ लोग बिना कोचिंग के कर ले। तो मैंने कोचिंग नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत करो, ये डिजास्टर्स हो सकता है। देखो अगर आपको लगता है एक, क्योंकि गुरु की ज़रूरत सब पड़ती है, भले ही मैंने कोचिंग नहीं किया लेकिन मेरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो हमेशा मेरे साथ डटे खड़े रहे। हाँ, तो वो एक गुरु की जो ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, वो सबको पड़ती है। तो अगर आपको वो गुरु कहीं से भी मिल रहा है, अगर कोई कोचिंग संस्था भी आपको सही गाइडेंस ऑफर कर रही है, वो सही है, लेकिन वो जो झूठा जाल होता है, जो झूठे सपने बेचते हैं, उनसे बचने की कोशिश करो। अच्छा, मैम आ जाते हैं अब कहीं ना कहीं मॉक जो होता है, इसका मॉक जी टेस्ट जो होता है, जी तो मेंस के लिए आपने दिया होगा, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जी। सारे दिए होंगे। मैं प्रीलिम्स के लिए जानना चाहूँगा मॉक टेस्ट। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। प्रीलिम्स के लिए जी, कोई मॉक मैंने टेस्ट नहीं दिया था क्योंकि मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो काम नहीं आए, 68 का पैटर्न बिल्कुल अलग था। लेकिन मुझे लगा कि इसकी, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो आपको टॉप नहीं करना है। सी, प्रीलिम्स में क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चंस है ना, जो सबको आते हैं, आपको बस उतने सही करने होते हैं। हमें क्या होता है कि
जो 20-25 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कहाँ से आ गया, वो सबको होता है। उसको देख के हम इतना घबरा जाते हैं ना कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं कि मगधन डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था, हम उसको गलत करके आते हैं। तो वो सही क्वेश्चंस को गलत गलत करके लोग प्रीलिम्स में फेल होते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। अगर लेकिन लगाना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है, अब उसका भी रोल आ गया है बीपीएससी में, तो आप लगाओ, देखोगे एलिमिनेशन टेक्निक कैसे करते हैं। क्योंकि जो लोग सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो पेपर बहुत नया है, वन लाइनर के कंपैरिजन में काफी नया है। तो अब तो आपके पास 68 का प्रीलिम्स हो गया, 69 का, तो दोनों को एक बेस लेके आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है। दोनों को पेपर को सॉल्व करो और कोशिश करो, और मे बी कोचिंग सेंटर्स का अपना मॉक टेस्ट होता है, तो देख लो आपके हिसाब से जो आपके फाइनेंसेस और बाकी चीजों को सूट करे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मीन्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप जी, तो मेंस में भी मैंने मॉक नहीं दिया था। मॉक क्यों देते हैं? मॉक प्रैक्टिस के लिए देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तभी आपने पेन उठा के लिखा है। हाँ, क्योंकि उसके पहले आप बहुत ज्यादा लिख चुके होंगे। मैंने एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करी। प्रीलिम से जो मेंस के बीच का पीरियड होता आपने है, कोई ऑनलाइन सोर्स भी नहीं लिया? मैं जैसे बोला सनसेट टीवी, उसके जो डिबेट्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट डीडी न्यूज हो गया, या डिबेट शोज, चाहे वो कोई भी जैसे ऑथेंटिक गवर्नमेंट का सोर्स होता है प्राइमरी, जैसे योजना, तो योजना मैं पीडीएफ ही डाउनलोड करती थी, हमेशा खरीदना पॉसिबल नहीं था। तो ऑनलाइन सोर्स नहीं किया ये नहीं, लेकिन ऑनलाइन सोर्स जो था वो ऑथेंटिक होना चाहिए। मेरे लिए गवर्नमेंट का जो प्राइमरी सोर्स था वो ऑनलाइन ही मैंने उसको लिया। करंट इवेंट। जी, करंट इवेंट, लेकिन वो मैं गवर्नमेंट के जो सोर्सेज है मैं उन पे फोकस करती थी। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, यूट्यूब चैनल, स्टडी चैनल, तो मैं पर्सनली मैंने उन सब से पढ़ाई नहीं करी। आ जाते हैं अब टेस्ट जो मैम आप देती हैं या फिर कोई भी एस्पिरेंट देता है, तो अगर आप टेस्ट देती थी तो क्या सही तरीका है कि टेस्ट दें, कैसे एनालाइज करें चीज़ों को? प्रीलिम्स या मेंस? प्रीलिम्स का भी बताएं आप मैम। ओके, तो प्रीलिम्स में जैसे कि मैंने बोला कि क्योंकि देखो मॉक टेस्ट जो होता है, जरूरी नहीं है कि जैसे आपने किसी कोचिंग का दिया, कहीं से भी मॉक टेस्ट उठा के लगाया, तो हो सकता है कि इसमें जो क्वेश्चन आए वो उसका लेवल टफ हो। कभी कभी जो नॉर्मल एग्जाम है उससे ज्यादा टफ होता है। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, वो नहीं। जो राइट पैरामीटर होना चाहिए ये देखने का कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वो ये होना चाहिए कि देखो कि उसमें कितने क्वेश्चन थे जो ईजी थे, जो बहुत ईजी लग रहे थे। तो वो जितने इजी क्वेश्चंस थे, क्या उसको आप एकदम 98-99% एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हो? टफ पे मत फोकस करो। वो जो 45 क्वेश्चन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो किसी मतलब लग रहा है अरे क्या यार ये तो टफ था, उस पे नहीं। जो 50 इजी क्वेश्चंस है ना, जो इजी, स्टेटिक, एकदम रिपीटेड, या बहुत सबको पता है कॉमन, वो देखो कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप इजी क्वेश्चन वो प्रेशर में सही कर पा रहे हो, पहले तो चुनना उस पेपर में से कि अरे छुपा है वो इजी क्वेश्चंस, उसको चुनना, फिर उस स्ट्रेस में भी उसको सही गेस करना। इतना आपने कर लिया, अगर इतना आप कर पा रहे हो तो समझो कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है। मैम नोट्स किन चीज़ों का तैयार करना चाहिए? हाँ, तो नोट्स जो होते हैं, जो की टर्म्स होते हैं, तो उनको आप लिख लो और उन पे फोकस करके ही नोट्स बनाओ। आपकी रिवीजन का क्या साइकिल होता है? रिवीजन का साइकिल जैसे कि महीने में 1-2 बार रिवाइज कर लिया, वीक्स में रिवाइज कर लिया, आपको जैसा सूट करता है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैम क्या आप जो आपका नोट्स है वो शेयर कर सकते हैं एस्पिरेंट्स के साथ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए ये मैम की जो नोट्स है उसकी कॉपी है, कुछ तो मैं सैंपल आप लोगों को दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप सैंपल देख सकते हैं कि मैम किस प्रकार से नोट्स तैयार करती थी, और फुल नोट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।